हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं ज्योमेट्री का ये चैप्टर नंबर 27 जिसका नाम है त्रिभुज। तो आज त्रिभुज की हम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी है वो हम सारी समझेंगे जितना हमें इस बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम पूरा कंसेप्ट समझेंगे। देखो, पहले जो हमने एरिया चैप्टर पढ़ा था, तो एरिया चैप्टर के हमने त्रिभुज पढ़ा था जिसमें मैंने लगभग एक दो घंटे की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिर्फ 1 घंटे तक त्रिभुज को समझाया था। लेकिन मैंने वहां पे आपको एरिया निकालना सिखाया था, वहां पे आपको पेरीमीटर निकालना सिखाया था, परिमाप निकालना सिखाया था। ठीक है, वहां पे बहुत सारी चीजें निकालना सिखाई थी। लेकिन यहाँ पे हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री के अंदर इसका जो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट क्या क्या होता है त्रिभुज का, न तो यहाँ हम एरिया निकालेंगे न उसका पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम इसका ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट देखेंगे, उसका एंगल्स देखेंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपको जीरो से लगा के हीरो बना दूंगा। तो आप लोग लगातार देखना इस वीडियो को और अपने पास एक पेन और एक नोटबुक लेकर के बैठ जाइए। जितना कंसेप्ट आपको बताया जाए पूरा एक कॉपी में नोट कर लेना। तो ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, उसके पहले आप SD यादव किताब का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिसमें लगभग हमने पूरी किताब का लगभग 80% जो है पोर्शन, 80 से 90% जो पोर्शन है वो लगभग खत्म कर दिया है। ठीक है, मतलब मुश्किल से 5 या 7 या 8 चैप्टर बचे होंगे। मतलब टोटल 28 या 29 कुछ 30 चैप्टर के आसपास है। तो उसमें से एरिथमेटिक कंप्लीट हो गया है पूरा लगभग, उसमें सिंप्लीफिकेशन बचा है और सर्ट्स एंड इंडिसेस वो बचा है। बस सिर्फ हमारा चैप्टर 2 बच रहे हैं अब, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्राइंगल खत्म होने के बाद इन दोनों को भी स्टार्ट कर देंगे और इनको भी 1 महीने के अंदर अंदर हम खत्म कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स क्या क्या होते हैं, तो देखो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं। देखो, मान लिया अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट से मैं 2 रेखाएं खींच देता हूं, एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी। तो इनके बीच का जो एरिया बचता है ना, ये वाला, कि यहाँ पे कितने डिग्री ये इधर उधर खिसका है, इसको कहते हैं कोण। बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाऊंगा मैं सब लोगों को, ताकि हर एक स्टूडेंट जो मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं भी हो ना उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, ये पॉइंट एक बिंदु है, किसी बिंदु से 2 रेखाएं खींची जाती है। बीच का जो हिस्सा होता है कि वो कितना इधर उधर खसके हैं, मतलब बीच का हमें एंगल निकालना है, तो वही होता है हमारा कोण। ठीक है, बीच की वैल्यू क्या होगी, कोण हो गई। ठीक है, अब इसके बारे में हम लाइंस तो हमने पढ़ ली, अब हम इसके बारे में एंगल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं एक इस प्रकार से बनता है जिसकी एक लाइन स्ट्रेट होती है, दूसरी लाइन भी स्ट्रेट होती है, और इनके एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हाँ, समकोण त्रिभुज में ही, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है। पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मैं बता देता हूं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। एक एक चीज आप नोट करना बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे ये वाली साइड देखो, ये त्रिभुज है अगर ABC, ये मैं अभी समझा रहा हूं, बार बार नहीं समझाऊंगा हर जगह। A के सामने वाली साइड हमेशा स्मॉल a होती है, B के सामने वाली साइड हमेशा स्मॉल b होगी, और C के सामने वाली साइड हमेशा स्मॉल c होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण क्या होगा, जो सबसे लंबी भुजा होगी AC। तो कर्ण हो गया AC जो तिरछी है। ठीक है, तिरछी भुजा, आड़ी भुजा है जो, बराबर लंब, लंब जो सीधा खड़ा है उस पे AB, AB का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है यहाँ पे BC, तो BC का स्क्वायर। मतलब ये त्रिभुज किस पे टिका हुआ है उसको कहते हैं आधार उसका। ये चीज पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इसी में लाई करेगी, मतलब समकोण त्रिभुज में ही लगती है। और इसके लिए कुछ ट्रिपलेट्स हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप ये याद रख लेना। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25 और 9 40 41। ठीक है, ये 5 ट्रिपलेट हैं। हालांकि अभी तक मैंने 4 ही बताए थे, एक और है, आप अगर याद रखना चाहो तो याद रख लोगे तो आपका ही फायदा होगा। ठीक है, समय बहुत बचता है इससे, मतलब आप 3 से 1 सेकंड के अंदर आप आंसर टिक कर सकते हो, और आप या तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर निकालो, तो बहुत समय लगता है थ्योरम लगाने में।
आप सीधा ट्रिपलेट याद रख लीजिए। इस ट्रिपलेट्स का मीन्स ये होता है कि अगर दो साइड दी है 3 और 4 तो अगली भुजा डेफिनेटली 5 होगी। अगर किसी त्रिभुज की दो साइड दी है, एक 9 दी है, एक 40 दी है, तो तीसरी भुजा 41 ही होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो, समकोण त्रिभुज पढ़ लिया हमने, इतनी इसमें प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बारे में हम छोटे छोटे से एंगल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, देखो, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसके सारे कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटे हो। मतलब एक ऐसा त्रिभुज बनेगा जिसके सारे कोण या तो 10 डिग्री या 20 डिग्री इस प्रकार के हो। मतलब सारे कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटे हो। मतलब जो भी है उसका इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी। 0 डिग्री से लगा करके, मतलब जो एंगल होगा इसका वो बड़ा होगा 0, मतलब 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा होगा और ये जो थीटा है वो छोटा होगा किससे? 90 से। ठीक है, तो हमें इसकी पता होना चाहिए कि एक वैल्यू जो है, एक कोण इसका वो 90 से छोटा होगा, सारे ही 90 से छोटे होंगे। ठीक है, और ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है जिसके प्रत्येक कोण 90 से छोटे हो। दूसरा, इसके अंदर अब आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण मैं हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में भी बता दूं। न्यून कोण को कहते हैं एक्यूट एंगल। अधिक कोण को कहते हैं ओब्ट्यूज एंगल। इंग्लिश में भी याद रखना, कई बार हिंदी में ऐसे दे देगा एक्यूट एंगल, एक्यूट कोण। इस प्रकार से भी बहुत बार एग्जाम में आया है। हम सिर्फ न्यून कोण के भरोसे रहते हैं और एक्यूट आ जाता है, तो ये चीज हम समझ नहीं पाते। ये एक्यूट क्या होता है हमने आज तक नहीं पढ़ा है, तो आपको इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। और हम मैथ्स के स्टूडेंट है, एसएससी, बैंकिंग वगैरह की, पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत से कम टर्म है ऐसी जो आपको याद रखना है, बस ये नॉर्मल सी टर्म है, आपको याद होना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि एंगल जो होगा थीटा वो 90 से तो बड़ा ही होगा, लेकिन छोटा होगा 180 से। ठीक है, इसी के साथ साथ तीसरे नंबर पे आती है स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा। अधिक कोण का मीन्स ये है कि एक एंगल जो है वो बड़ा होगा 90 से, 90 से बड़ा होगा। ये वाला एंगल जो होगा वो छोटा होगा 90 से। ठीक है, एक एंगल 90 से छोटा होगा। अब यहां देखना, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण के अंदर क्या होगा कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 से बड़ी होगी लेकिन 180 से छोटी होगी। ठीक है, ये इस प्रकार होता है। और सरल रेखा का मीन्स ये स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। ये आपको पता होना चाहिए। सरल रेखा पे बनने वाला कोण, एक स्ट्रेट लाइन है, कैसे भी ड्रॉ कर दो, इस पे पूरा एंगल बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, इसके साथ साथ हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं वृहत कोण, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। वृहत कोण या ऋजु कोण, इसका नाम ऋजु कोण भी आता है। ठीक है, वृहत कोण या ऋजु कोण या पुनर्युक्त कोण, इसके दो नाम, तीन नाम है। पुनर्युक्त कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा वो 180 से बड़ी होगी। ये जो थीटा होगा वो 180 से बड़ा होगा और छोटा होगा 360 से। ठीक है, और कोई भी एक सर्कल अगर आ जाता है 5वें नंबर पे, कोई भी एक गोला आ जाता है तो वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। क्यों? क्योंकि एक पूरा कंप्लीट सर्कल है। अगर आप इसके 4 टुकड़े करेंगे तो ये 90 के 4 टुकड़े हो जाएंगे, 90 90 90 और 90, तो 90 4 जा 360। ठीक है, ये सर्कल जो कंप्लीट होता है, पूरा एक सर्कल, वो होता है 360 डिग्री का। ये 5 तरह की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक था इसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में मैं 2 चीज और बढ़ा देता हूं आपको। एक पढ़ते हैं हम पूरक कोण, और एक पढ़ेंगे समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण, देखो, पूरक कोण का मतलब ये होता है, अगर कोई सवाल ऐसा आता है कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, या यहां पे पूछ लेगा 120 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, समपूरक कोण क्या होगा, और यहाँ पे 30 का पूरक पूछा है। तो पूरक कोण का मीन्स ये होता है
कि दो एंगल्स का सम, पहला एंगल से मान लो x और दूसरा एंगल है y, तो इन दोनों का जो जोड़ मिला करके टोटल 90 होना चाहिए। ये कहलाती है पूरक कोण की प्रॉपर्टी कि जो दो एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उन दोनों का जो जोड़ है वो 90 होना चाहिए। समपूरक कोण के अंदर ये है कि दो एंगल्स का सम जो है वो 180 होना चाहिए। सीधा हिसाब है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 30 में कितना और जोड़े कि 90 आ जाए, 60 जोड़ना पड़ेगा, तो 60 आंसर हो गया। 120 का समपूरक कितना होगा, तो 120 में और कितना जोड़े कि 180 आ जाए, 60 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 60 डिग्री हो गया आंसर आपका। सीधा हिसाब है। दो कोणों का योग जब 180 होता है तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं, और पूरक कोण का मीन्स ये है कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री का होता है। अब हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। देखो पैरेलल लाइंस क्या होती है, ये चीजें मैं ट्राइंगल के अंदर वहां पे शायद न बता पाऊं, मतलब और कोई प्रॉपर्टीज इसके अंदर है नहीं, तो मैं यहीं पे ये सारी चीजें बता रहा हूँ। क्वेश्चंस करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, पहले इसके बेसिक हमें नॉलेज पता होना चाहिए। तो देखो समांतर रेखाओं को पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। देखो पैरेलल लाइंस का मतलब ये है समान अंतर की रेखा है। मतलब एक रेखा ऐसे ड्रॉ करी मैंने, चलो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो समान अंतर की रेखा मतलब ये कि यहां से यहां तक की दूरी माप लो, अगर 10 सेंटीमीटर आई है तो यहां से यहां तक की दूरी 11 नहीं आएगी, ये भी 10 ही आएगी। मतलब आप कितना भी बढ़ा दो इसको, ये कभी नहीं मिलेगी। उसको क्या कहते हैं, समांतर रेखा। ठीक है, समान अंतर पे स्थित है, समान अंतर रेखाएं होती है। ठीक है, अगर मान लो इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से कट कर गई, एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट गई इसको। ठीक है, मैं बहुत सारे यूज कर रहा था प्रॉपर्टी, लेकिन कई लोग समझ नहीं पा रहे थे ये क्या प्रॉपर्टी है तिर्यक रेखा की, ट्रांसवर्सल लाइन की। यहां हम इसको डिटेल में समझेंगे। देखो तिर्यक रेखा, इस जो तिरछी रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं इसको। ठीक है, मान लो एक ए बी एक रेखा है और एक सी डी रेखा थी। ठीक है, तो ए बी इसको ऐसे लिखते हैं कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, तो ए बी समांतर है सी डी के। या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी समांतर है सी डी के। कई बार एग्जाम्स में ये देगा, हर बार लिख के नहीं देगा कि ए बी समांतर है सी डी के। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, और इनके बीच में अगर कोई लाइन ड्रॉ होती है तो उसको हमेशा तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये तिर्यक रेखा हो गई आपकी। अब मैंने एंगल बना दिए यहाँ पे, देखो ये चार एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आप चाहें तो इसका नेमिंग कर सकते हैं। देखो मान लो ये एंगल 1 दे दिया, एंगल 2, और इसके अंदर अंदर के पहले देख लो, इन दो तिर्यक रेखाओं के बीच अंदर एंगल बन रहे हैं जो, देखो यहाँ ए बी की जो लाइन है उसके इधर अंदर अंदर बनने वाले, और सी डी की लाइन के इधर अंदर अंदर बनने वाले कौन कौन से एंगल हो गया, एक तो एक, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो एंगल 1, देखो मैं 3-4 चीजें बताता हूं। यहां पे हमेशा जो एंगल 1 होगा, एंगल 1 वो हमेशा बराबर होगा एंगल 3 के। ठीक है, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। कब, जब दो लाइन पैरेलल हो और उनको एक तिर्यक रेखा कट कर देती है। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। अब इनको क्या कहते हैं, तो देखो ये पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए ना, अंदर बने हुए हैं, तो इनको कहते हैं अंतःकोण। कौन से कोण, अंतःकोण, क्योंकि अंदर बने हुए हैं तो अंतःकोण। बाहर कोण बने होते तो बाहरी कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये अंतःकोण है। अब कौन से अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। देखो एक के अंतर पर स्थित है, ये यहां से इसको छोड़ दो तो इस वाली पट्टी में इधर स्थित है, या फिर कह सकते हैं कि इसके पैरेलल है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे अगर कोई एक दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर जाती है, तो इसी तिर्यक रेखा के एक ही साइड स्थित, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला अंदर वाले दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे लिख दूं मैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, हमेशा होता है। ये प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ, अगर 1 2 3 4 हो गया तो यहाँ पे देखना, ये 5 नाम दे दिया, ये 6 दे दिया, ये 7 दे दिया और ये 8 दे दिया। अब आपने ये एकांतर अंतःकोण तो समझ में आ गया आपको। 1 3 के जो है अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनको इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AIN है ना, AIN।
अब समझना दूसरा, इसके अंदर एक होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण इंग्लिश में भी बताऊंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मीन ये है कि अगर कोई सरल रेखा इस प्रकार से दो एक दूसरे को कट कर रही है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल हमेशा इसके बराबर होगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, और अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण से एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, इसी प्रकार एंगल 6 बराबर होगा एंगल 2 के, और ये नीचे देखें तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 7 के, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 8 के। इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर देखना, संगत कोण। क्या है? संगत कोण, जिसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये है कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, इनको इस प्रकार से एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर जाती है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसी रेखा पे स्थित, इस लाइन और इस ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में, वो नीचे वाले भी इस लाइन और इस ट्रांसवर्सल लाइन के बीच का एंगल ये वाला सेम एंगल है ना। देखो दोनों एक जैसे, ये वाला और एक ये वाला, एक ट्रांसवर्सल लाइन और एक पैरेलल लाइंस के बीच वाला एंगल, इसको कहते हैं संगत कोण। मतलब यहाँ पे संगत कोण कौन कौन से हो गए? एंगल 5 बराबर हो गया एंगल 3 के, एंगल 6 बराबर हो गया एंगल 4 के। इसी प्रकार अगर एंगल 1 बराबर होगा तो एंगल 1 बराबर किसके होगा? एंगल 8 के, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 7 के। ठीक है। तो ये संगत कोण हो गए। ये समांतर रेखाओं की बेसिक प्रॉपर्टीज है। एक बार फिर से रियलाइज करा दूं कि दो समांतर रेखाएं हैं, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर गई तो इन दो एंगल का मतलब, अगर ये x मान लो ये y मान लो, तो x प्लस वाई हमेशा होगा 180 डिग्री। ये मैं बता चुका हूं, एक बार और फिर से याद रख लेना। दूसरा क्या है कि अगर समझना एक और चीज, ये बेसिक आप अलग से लिख लो इसको। ठीक है। दूसरा एक और चीज लिखो, अगर दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का एंगल बाइसेक्टर, देखो समझना, अगर मान लो देखो कैसे भी बना लो, ऐसे बना लेते हैं, दो पैरेलल लाइन से इस प्रकार से, इनको एक ये तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर गई, ये प्रतिच्छेद कर गई। कहाँ पे? एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको कट कर गई, प्रतिच्छेद कर गई। तो इन प्रतिच्छेद रेखाओं पे बनने वाला एंगल ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का योग 180 होता है, आप जानते हैं। ठीक है। अगर मैं इनको आगे बढ़ा दूं यहाँ पे किसी पॉइंट तक, और इसको भी आगे बढ़ा दूंगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर का कार्य करेगी ना, ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये कोण समद्विभाजक। ये जो एंगल था ये वाला, इसका उसने आधा कर दिया, भाजित कर दिया, मतलब दो बराबर भागों में बांट दिया। तो ये वाला जो एंगल हमेशा होगा ना, एक्सटीरियर एंगल, जिसे हम बहिष्कोण भी कह सकते हैं, ये जो एंगल दो इंटीरियर रेखाओं या दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के द्वारा जो एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला कोण है, इन समद्विभाजित रेखाओं द्वारा जो बनेगा एंगल, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी है, पता होना चाहिए यह। ठीक है। इसके बारे में और हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, और ठीक है, इसको डिटेल में हम समझेंगे। अगर मान लो, ये तो खैर ठीक है, एक पैरेलल लाइंस की, ठीक है, अगर मान लो कोई 4, 5 या 8 समांतर रेखाएं, 1, 2, 3, 4, ऐसी 4 है मान लो। ठीक है। एक को ऐसे कट कर गई, एक ऐसे कट कर गई, दो समांतर रेखाएं जो है वो 4 समांतर रेखाएं हैं जिनको दो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर गई, इस प्रकार और इस प्रकार से। ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट अगर A है, ये B है, ये C है, और ये D है, ये E है, ये F, ये G और ये H, ये 8 पॉइंट हो गए इसके। ठीक है। तो जब दो या दो से ज्यादा समांतर रेखाओं में अगर इनके जो संगत कोण होंगे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो हमेशा बराबर होंगे। मतलब कहने का यह है कि जो AB होगा, मतलब इनकी साइड का रेशो जो होगा AB, वो BD के बराबर होगा। AB का जो रेशो होगा वो BD के रेशो के बराबर होगा, और EF का जो रेशो होगा वो FH के बराबर होगा, इस वाले रेशो के। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए।
एफ एच के बराबर होगा। ये चीजें हालांकि कोई नहीं बताता आपको, लेकिन अभी कुछ आ गया है तो मैं बता देता हूँ आपको। इसी प्रकार अगर ए बी की बात करें, ए बी का हम अगर सी डी के साथ रेशो निकालें, मीन्स ए बी का इसके साथ, तो ई एफ का जी एच के साथ, ठीक है, ये दोनों साइड भी बराबर होगी। ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है, अचानक से यूज कर लूंगा, आप कहोगे कहां से आ गई, पहले नहीं बताया, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दी, ठीक है। अब पढ़ते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय हमने 10th में पढ़ी थी ये, ठीक है, 10th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबने पढ़ी होगी 10th में थेल्स थ्योरम, ठीक है। इसके अंदर इसको दो एक और नाम है इसका नाम है मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय, इसका एक और नाम भी है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना मध्य बिंदु प्रमेय से हम कैसे करेंगे इसको, मध्य बिंदु थ्योरम। इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज होता है एबीसी, एबीसी अगर एक त्रिभुज है, अगर इसके समांतर हमने एक रेखा ड्रॉ कर दी इस प्रकार से, जैसे बीसी के समांतर एक रेखा ड्रॉ कर दी हमने बीच में, मध्य बिंदु मतलब AB के मध्य बिंदु कोई D है और AC का मध्य बिंदु कोई E है, तो हमने इन दोनों को मिला दिया, DE रेखा बन गई। तो हमेशा BE पैरेलल होगी DE के, मतलब BE जो BC है वो कभी भी DE से नहीं मिलेगी, इनको कितना भी लंबा बढ़ा दो आप, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा, मतलब ये वाली भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मतलब DE उस त्रिभुज के बराबर रेशो में विभाजित करती है, उसको बराबर रेशो में विभाजित करती है, ये ध्यान रखना, रेशो में बराबर विभाजित करती है। इसका मीन्स ये है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये इसका DE जो है इसका मध्य रेखा है, मध्य बिंदु रेखा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है थेल्स थ्योरम की। इसका मतलब ये है, यहाँ पे अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो, कि AD और DB का रेशो होगा वो बराबर होगा AE और EC के रेशो के, और वो बराबर होगा DE और BC के रेशो के। दिस इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय कहलाती है ये, ठीक है। तो इसके अंदर हमेशा एक चीज और ध्यान रखना है, ये तो आपको पता चल गया, ये साइड के रेशो के अंदर था, ये साइड का रेशो था, है ना, साइड का रेशो जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। साइड का अनुपात, भुजा का अनुपात बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हमें DE की लेंथ निकालना है, मतलब DE कितना लंबा है, अगर ये दे दिया 25, ठीक है, तो DE क्या होगा, तो DE हमेशा होगा BC का आधा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो DE होगा, ये DE बराबर होगा हमेशा BC का आधा, अगर ये 25 है तो ये 12.5 होगा, सीधा हिसाब है मध्य बिंदु थ्योरम के अंदर। कई बार सवाल ऐसा आता है कि इसके अंदर 3-3 पॉइंट आ जाते हैं, ये इसका DE कोई बिंदु है, इसके अलावा FG अलग बिंदु है ना, तो ये ABC है ना। तो ये हम जानते हैं मध्य बिंदु थ्योरम से ये बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। अगर ये पूरी 3 है तो ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये बराबर बढ़ गई, तो 1 2 3, ये टोटल 3, तो ये भी 3 और ये भी टोटल 3, इस प्रकार। तो ये 3 टोटल है, तो ये 3 का कौन सा हिस्सा हुआ, 1/3। ये कौन सा हुआ, 1/3। ये भी कौन सा हुआ, 1/3। इसी प्रकार अगर 3 टोटल है तो 3 में से ये 1 है, तो 3 में से 1 है, ये तो 1/3। 3 में से ये भी 1 है, 3 में से ये भी 1 है। और हाँ, अगर हमें ये वाली साइड पूछे ना, कई बार DE जब 2.3 ऐसा बन रहा हो डायग्राम, तो ये वाली लेंथ जो होगी वो हमेशा इस वाली लेंथ की, ये जो बड़ी वाली लेंथ है इसकी जितना हिस्सा हो इसका, जैसे 1/3 है तो ये 1/3 हो जाएगी। अगर 4 पॉइंट ड्रॉ कर दे और ये 1/4 बन रहा हो तो ये इसका 1/4 होगी। इस प्रकार से हमें डील करना है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 पॉइंट है, इसको मतलब इसको आधा करा उसने, तो अगर ये पूरी मान लो 2 थी, तो मतलब ये हुआ कि ये 1 हो गई, ये भी 1 हो गई। या ऐसे समझो कि अगर ये पूरी लेंथ 1 थी, ये भी 1 थी और ये भी 1 थी, तो अगर हमने पॉइंट डाल दिया बीच में तो ये क्या हो गई, आधी, ये भी क्या हो गई, आधी। इस पूरी को 1 था तो ये पॉइंट डाल दिया E, तो E मतलब E से AE की लेंथ कितनी हो गई, 1/2। EC की लेंथ कितनी हो गई, 1/2, आधी आधी हो गई। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, इस 1 की आधी हो जाएगी, तो 1 की आधी कितनी हो गई, आधी। सिंपल हिसाब है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए, बेसिक थ्योरम थी। अब पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स के बारे में हम इसको डिटेल में समझेंगे,
ट्राइंगल्स क्या होता है, ट्राइंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्राइंगल्स होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल्स 3 रेखाओं से घिरी आकृति होती है, एक रेखा, ये दूसरी रेखा और एक ये तीसरी रेखा। 3 रेखाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज, ठीक है। तो 3 रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। मान लो ये एबीसी है, एबीसी इसकी क्या है, वर्टिसेस है, शीर्ष है, इसके शीर्ष, ठीक है। इसके 3 कोण होते हैं, ए बी और एंगल सी। हमेशा एंगल को कैपिटल स्मॉल लिखते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी और एंगल सी, इस प्रकार से हम लिखते हैं। और हमेशा इन एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जोड़ 180 होता है। मतलब कोई भी अगर त्रिभुज है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी कि उसके तीनों कोणों का योग 180 हो। अगर तीनों कोणों का योग 180 नहीं होता है तो वो त्रिभुज ही नहीं है, बात खत्म। त्रिभुज होने के लिए उसका 180 होना जरूरी होता है, ठीक है। कोई भी त्रिभुज कब त्रिभुज होगा, जब उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीजें बताता हूं। इसमें एक और चीजें मैं हालांकि एरिया में पढ़ा चुका हूं, लेकिन जब यहाँ पे मैं यूज करूंगा तो आप एरिया का भूल चुके होंगे। तो मैं बता दूं कि 2 भुजाओं का योग इसके अंदर, ठीक है, 2 भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। मतलब 2 भुजा का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि देखो हम जानते हैं ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे ए और बी को जोड़ दोगे ना, तो ए और बी का जो योग होगा वो हमेशा सी से बड़ा होगा। मतलब ए प्लस बी बड़ा होगा सी से, ऐसे ही बी प्लस सी बड़ा होगा ए से, और सी प्लस ए बड़ा होगा बी से। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर मान लो कई बार ये त्रिभुज ऐसा देगा कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दे देगा, मान लो ये 3 है, ये 12 है, तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है, क्या होगी ये नहीं पूछेगा, क्या हो सकती है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के एग्जाम्स में, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। एक्चुअली वो ये समझते हैं ट्रिपलेट नहीं लग रहा, 3 5 12, 3 4 5, तो ये वो सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। 2 भुजा दे दी तो तीसरी भुजा, ना तो कोई सूत्र है ना कोई कंसेप्ट है इसका, लेकिन कंसेप्ट होता है, हम एक्चुअली इसको डीप में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है उसको, तो देखो तीसरी भुजा अगर 2 भुजा दी हो तो तीसरी भुजा की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, तो तीसरी भुजा हमेशा इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी। मतलब ये जो x होगा, मैं अगर लिखना चाहूं तो एक से बड़ा होगा किससे, इन दोनों के डिफरेंस से। मतलब 12 माइनस 3 से बड़ा होगा और छोटा होगा इन दोनों के योग से। मतलब ये होगा कि 12 में से अगर 3 गया तो बचा 9, तो 9 से तो बड़ा ही होगा x की वैल्यू, और 12 और 3 15, 15 से छोटी होगी। मतलब 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, बस यही वैल्यू हो सकती है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन में दिया हो तो ठीक है, वरना ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से देगा, 9 लेस देन x लेस देन 15, सीधा हिसाब है। इस तरीके से हमें इनको डील करना है, ठीक है। तो चलिए और इसके बारे में हम बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब देखते हैं बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है, जैसे कोई भी एक त्रिभुज है, उसके अंदर जैसे मान लो ये त्रिभुज है एबीसी, इसकी कोई भी एक भुजा को बढ़ा दो, जैसे बीसी है तो बीसी को मैंने बी से सी तक इधर आगे बढ़ा दिया, तो ये जो बाहर एंगल बनेगा ना, इसको कहते हैं बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना, मान लो थीटा है ना, तो ये हमेशा इसके पास वाले एंगल को छोड़ के, मतलब इसको छोड़ करके जो बाकी के एंगल बचे हैं, एक ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल y, इन दोनों के योग के बराबर होता है। मतलब x प्लस वाई, दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक एक्सटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया है और ये वाला एंगल, समझना ये वाला एंगल दे देगा, ये वाला एंगल अगर 40, ये वाला 80 दिया है, तो सीधी सी बात है कि इन दोनों का जो जोड़ है वो 80 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल भी 40 डिग्री बचा। इन दोनों का जो जोड़ है वो हमेशा 80 होना चाहिए, मतलब जितना भी हो वो, ठीक है। ये 2 एंगल दे देगा तो हम ये निकाल सकते हैं, है ना। ये बहिष्कोण थ्योरम थी। अब इसके अंदर हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंट।
देखिए अब पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी। देखो इसमें सर्वांग समता है, तो सर्वांग समता क्या होती है? देखो सर्वांग समता का मतलब होता है सर्व अंग समान, सभी अंग समान, ठीक है, सर्व अंग समान, या कह सकते हैं सारी भुजाएं बराबर, बराबर, सारे अंग समान, सर्व अंग समान, ठीक है। मतलब इसमें तीन प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट कौन सी है? साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, भुजा 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 प्रमेय, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है? देखिए भुजा भुजा प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या है, दो ट्राइंगल अगर मान लेते हैं हम कि वो सर्वांग सम कब होंगे, अगर मान लो एक ट्राइंगल मान लिया ए बी सी और एक मान लिया डी ई एफ, तो इसमें क्या होता है कि भुजा 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 मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, मतलब ए बी बराबर होना चाहिए डी ई के, बी सी बराबर होना चाहिए ई एफ के, और ए सी बराबर होना चाहिए डी एफ के, ए सी बराबर होना चाहिए डी एफ के। तभी ये भुजा भुजा प्रमेय के थ्योरम से ये जो त्रिभुज होंगे, मतलब त्रिभुज ए बी सी, ये जो है वो सर्वांग सम होंगे, ठीक है, सर्वांग सम होंगे किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, ये सर्वांग सम हो जाएगा इससे, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के, यदि इसकी यही वाली साइड इसके बराबर हो, ये वाली इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बराबर होगा तो फिर नाम इसका चेंज होगा, फिर डी एफ ई त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, ठीक है। वो खैर बाद की प्रॉपर्टी है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर सर्वांग समता की, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? दूसरी प्रॉपर्टीज ये है कि एंगल साइड एंगल, जैसे मतलब कोण भुजा कोण प्रमेय, ठीक है, कोण भुजा कोण प्रमेय। देखो इसके अंदर क्या होता है समझना, इसके अंदर दो ट्राइंगल है, वही एबीसी डी ई एफ, एबीसी डी ई एफ, अगर दो ट्राइंगल है और इसके अंदर कोण भुजा कोण अगर मान लिया जाए, किस प्रकार से समझेंगे इसको? देखो ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये कोण इस कोण के बराबर हो अगर, तो ये कोण भुजा कोण प्रमेय के अनुसार त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के सर्वांग सम हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, दो कोण और एक साइड, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, और बीसी साइड बराबर होगी ई एफ के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे एक और चीज ध्यान रखना, आप इसमें नोट करके लिख लो कि अगर किसी त्रिभुज का कर्ण, जैसे कोई त्रिभुज है मान लो इस प्रकार का, अगर ये कर्ण है, तो किसी त्रिभुज का एक कर्ण, एक कर्ण एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे कर्ण त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो जाए तो वे दोनों भी सर्वांग सम होंगे। जैसे कि एक ये वाला है और अगर दूसरे वाले का अगर कर्ण भी सेम हो गया तो वो दोनों त्रिभुज भी कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि किसी त्रिभुज का कर्ण एक भुजा, कर्ण और एक भुजा, कर्ण मीन्स ये वाला कर्ण, और अगर ये वाली भुजा, अगर दो भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा तो अपने आप बराबर हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कर्ण और भुजा, कोई एक भुजा, मतलब किसी भी दो त्रिभुज के अंदर अगर एक कर्ण और एक भुजा अगर बराबर हो जाती है तो वो त्रिभुज कौन से हो जाएंगे? दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा कोण भुजा प्रमेय। देखिए इसमें अंदर क्या होता है, दो त्रिभुज मान लो फिर से एबीसी डी ई एफ, इसके अंदर क्या होगा कि भुजा कोण भुजा, मतलब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये प्रॉपर्टीज अगर फॉलो हो रही है इसका मतलब क्या होगा? वो त्रिभुज दोनों
सर्वांग सम हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ए बी बराबर होगा डीई के, एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, और एंगल साइड AC बराबर हो गई DF के। अगर ये प्रॉपर्टीज कहीं पे मतलब दो साइड्स के बीच का एंगल भी अगर दो त्रिभुजों का सेम होता है तो वो त्रिभुज दोनों कौन से हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजा और संगत कोण भी बराबर होते हैं। देखो ये ऐसा दिया है, इसको रिवर्स भी पूछ सकता है। अगर ये कैसे पूछेगा कि अगर कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF सर्वांगसम है तो बताइए उनके कौन से कोण बराबर होंगे। तो सीधी सी बात है कि उनकी संगत भुजा जो करस्पॉन्डिंग साइड से और करस्पॉन्डिंग एंगल से कोण और भुजा, संगत कोण और संगत भुजा वो भी बराबर होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको सर्वांग समता के अंदर पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं समरूपता। तो त्रिभुजों की सिमिलरिटी को हमें ध्यान से पढ़ना है। सर्वांग समता पे बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन समरूपता पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको हम डिटेल में समझाएंगे। देखिए सिमिलरिटी, समरूपता, समरूपता का मीन्स होता है समान है रूप जिसका, मतलब रूप दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, रूप ऐसा हो सकता है, लेकिन साइज कोई डिपेंड नहीं करती। अगर एक त्रिभुज बना है मान लो ये, तो दूसरा ऐसा बड़ा भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसको कहते हैं समरूपता। अब इसको समरूपता को हम डिटेल में समझेंगे। इसकी भी 3-4 प्रॉपर्टीज है। इन 3-4 प्रॉपर्टीज को मैं डिटेल में बताऊंगा। पहला, इस देखो हमने अभी क्या पढ़ा, भुजा भुजा भुजा, कोण भुजा कोण और भुजा कोण भुजा। सेम प्रॉपर्टी सर्वांग समता की समरूपता में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन समरूपता में हम कैसे पढ़ेंगे इसको ध्यान से समझना, उसको और इसको रिलेट करते हुए चलेंगे। देखो भुजा भुजा भुजा, भुजा 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 प्रमेय से देखना समझना। इसमें ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर समझना, इसके अंदर दो त्रिभुज होंगे ABCDEF, और ये समरूप कब होंगे और सर्वांग सम कब होंगे ये हमें पता करना है। इसमें बड़ा बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ABC, इसके अंदर हमें ये देखना है कि ये त्रिभुज जो है वो समरूप है या नहीं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, सॉरी DEF है ना, त्रिभुज DEF के। तो हम कैसे लगाएंगे इसका अंदाज। देखो समरूपता के अंदर क्या देखा जाता है पता है, उनकी साइड बराबर हो ये नहीं, साइड का रेशियो, अनुपात देखा जाता है कि अनुपात में बराबर हो। इसका मतलब ये अगर मैं समझाना चाहूं तो ये 3, ये 4 और ये 5, अगर किसी त्रिभुज की भुजा ये है तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हमेशा 6, 8 और 10 होगी। इसका मतलब कुछ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जब इसको कट करेंगे ना बिल्कुल तो वो इसी रेशो में आना चाहिए। ये चीज आपको पता चलनी है। जैसे 6, 8, 10 है तो AB DE के बराबर नहीं होगा। देखो AB यहाँ पे बराबर नहीं होगा DE के, अगर बराबर हो जाता तो फिर समरूप थोड़ी होता, वो तो फिर सर्वांगसम हो जाता। यहाँ पे AB जो है उसका रेशो DE के रेशो के साथ होगा, बराबर BC का जो रेशो होगा वो EF के साथ होगा, बराबर AC का जो रेशो होगा वो DF के साथ होगा। अगर मैं अब इसको सारी जगह वैल्यूज रख दूंगा तो सारी वैल्यूज 1/2 1/2 आ जाएगी और ये सारी बराबर हो जाएगी। इससे ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? समझा देता हूँ फिर से किस प्रकार से इसको समझेंगे हम। ये तो मैंने पूरा प्रैक्टिकली समझा दिया आपको वैल्यूज पुट करके। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। देखो साइड नहीं गिवन होगी, आपको कई बार क्वेश्चन सीधा पूछेगा वो। किस प्रकार से कि ABC और DEF कोई दो त्रिभुज हैं तो भुजा भुजा प्रमेय से ये समरूप हैं या नहीं इसको हमें शो करना है। ठीक है, इसमें भुजा बराबर नहीं होती लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें AB का रेशो जो है वो DE के साथ देखना है, या इस DE का जो भी रेशो होगा ना उसको कटने के बाद AB आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको देखना है। इसी प्रकार AC का जो रेशो होगा वो DF के साथ होगा और BC का जो रेशो होगा वो EF के साथ होगा। ये भुजा 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 प्रॉपर्टी से ऐसा होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसके अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है,
भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से क्या होगा, ये एक त्रिभुज है, ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, भुजा कोण भुजा, लेकिन बराबर नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया है। एंगल बराबर हो सकते हैं, एंगल बराबर हो सकते हैं, लेकिन भुजा बराबर नहीं लेना है। यहाँ भुजाओं का साइड का क्या लेना है, रेशो लेना है। अगर मान लो ये ABC है और ये DEF है, तो ये एंगल अगर यहाँ बन रहा है तो इन दोनों के आसपास की भुजा, एक इधर वाली भुजा, एक इधर वाली भुजा, यहाँ पे अगर ये एंगल यहाँ बन रहा है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, एंगल बीच में आना चाहिए। देखो भुजा के बीच में आ रहा है कोण, तो फिर कोण, फिर भुजा, फिर भुजा, तो भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे AB का रेशो हमेशा DE के इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, रेशो जो है वो सेम होगा। और AC का रेशो हमेशा DF के सेम होगा, और BC का EF के नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना, एंगल आ गया है, BC का नहीं होगा, ठीक है। BC का होगा तो फिर भुजा 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 प्रमेय से ये सोल्व होगा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल भी बराबर है, कौन सा, एंगल A बराबर है एंगल T के। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है समरूपता की दूसरी वाली, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो तीसरी प्रॉपर्टीज मैं यही समझा देता हूँ आपको, बेसिक है बिल्कुल। अगर कोई त्रिभुज है ABC और त्रिभुज अगला है DEF, ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये वाला इसका 60 डिग्री है, ये वाला इसका भी 40 डिग्री है, ये वाला इसका भी 60 डिग्री है, तो मेरे को बताओ तीसरा एंगल क्या अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 40 और ये 60, 100 हो गया, तो ये कितना बचा 80 डिग्री, ये 40 ये 60, 100, तो ये कितना बचा 80 डिग्री, अपने आप बराबर हो गया। मतलब किसी भी त्रिभुज में, चाहे सर्वांग हो चाहे समरूप हो, अगर दो कोण हमें पता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको बता दी है तीसरी, इसको कहते थे कोण 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 प्रॉपर्टी, कोण 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 प्रॉपर्टी। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी समझना, जो कि बहुत अच्छी है, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मान लो कोई दो त्रिभुज समरूप है, जैसे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो इसके अंदर हमेशा ये लाई करेगा कि AB, देखो मैं यहाँ भुजा 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 फर्स्ट में बता रहा हूँ, AB हमेशा बराबर होगा DE के, उसका रेशो बराबर होगा इसके, मतलब AB और DE का रेशो बराबर AC और DF का रेशो बराबर BC और EF का रेशो। ये रेशो में बराबर होंगे ना, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि इनकी हाइट का रेशो भी बटे में होगा, हाइट का रेशो भी H1/H2 में होगा, इनकी इनर रेडियस आंतरिक त्रिज्या का रेशो भी R1/R2 में होगा, इनकी एक्सटीरियर रेशस मतलब बाहर की जो रेशो होती है आउटर रेडियस, उसका भी रेशो इसी रेशो में होगा। इनका परिमाप, परिमाप पहला, परिमाप दूसरा, दूसरे का परिमाप और पहले का परिमाप, इसका रेशो भी इसी बटे में होगा। इसके अलावा अगर मैं सारी भुजाओं को मान लेता हूं 1/A/B, ठीक है। यहाँ पे अगर त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा बटे त्रिभुज DEF का जो एरिया निकालूं अगर मैं, और इन सबके बराबर अगर मैं मान लूं A/B, तो हमेशा इनका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल, वो A/B का स्क्वायर होगा। अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एक, मतलब इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 में दिया है, तो साइड का रेशो क्या होगा, तो स्क्वायर रूट निकाल दो। या फिर अगर ABC और DEF की भुजाओं का अनुपात अगर 1/2 में दिया है, 1/2 में ABC और DEF की भुजाओं का अनुपात 1/2 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये होगा हमारा आंसर। इस केस में आपको विशेष ध्यान रखना है, मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको समझा चुका हूं। एक और प्रॉपर्टी बचती है, अगर समरूपता की जो थ्योरम लगती है, अगर वो समकोण त्रिभुज में लगेगी तो वो कैसे लगेगी। देखो समकोण त्रिभुज में समरूपता कैसे लगेगी, ये तो अभी हमने सारे ट्रायंगल में पढ़ लिया, लेकिन एक समरूप त्रिभुज भी तो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, उसमें कैसे होगा। देखो एक त्रिभुज बनाया मैंने ऐसा,
ए बी सी और ये लेंथ क्या हो गई डी। अब ये डी ही क्यों, देखो मेरे को एक चीज बताओ, मैंने ये डी क्यों खींचा था। देखो यहाँ पे बी क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई, कर्ण हो गई, ठीक है। अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो क्या ये 90 डिग्री बनेगा क्या। 90 डिग्री के लिए आप जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और दूसरी भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तब जब दो स्ट्रेट लाइन ऐसे करके ऐसे टच करती है तो ये वाला एंगल 90 का हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है उसकी, ठीक है। और यही तो है यहाँ पे, देखो एक घड़ी है इस प्रकार होती है, तो यहाँ पे ये एंगल 90 का होता है, यहाँ 12 बजती है, 3 बजती है, 6 बजती है और 9 बजती है, ये 90 का एंगल बनता है, ये भी 90 का बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और सामने से एक दूसरे को टच कर रही है, इसी प्रकार ये एंगल 90 का बनता है। तो समकोण त्रिभुज थ्योरम ये यहीं पे अप्लाई करेगी। ये लाइंस को हम ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। इसलिए अब एक काम कर सकते हैं आप, अगर सी से इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या एंगल ये 90 बनेगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये एंगल 90 नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं AC को क्या मान लूं, आधार, ध्यान से समझना, अगर मैं AC को आधार मान लूं तो किसी भी शीर्ष लंब से अगर उसके आधार पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना, ये तो खैर वो वृत्त के अंदर हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर शीर्ष लंब इस पे, एल्टीट्यूड इस पे डाला है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और इधर वाला ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, अगर AC बेस है तो, ठीक है। यह बेसिक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर दो तीन और चीजें हैं मैं बताऊंगा आपको। देखो इसमें हमेशा ध्यान रखना, ये लाइन जो मैंने मान ली इसको मान लिया BD, कई बार BD की लेंथ पूछ लेगा कि BD की लंबाई बताइए कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो मैं लिख रहा हूं उसको आप नोट कर लेना कि एक समकोण त्रिभुज में, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको समझना। एक समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज, इसमें बनने वाले जो दो त्रिभुज हैं वो हमेशा समरूप होंगे, ये ध्यान रखना। एक समकोण त्रिभुज में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ABD और एक BDC, ये दोनों समरूप होंगे, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर कोई सा भी एक छोटा त्रिभुज ले लो, चाहे BDC ले लो चाहे ABD ले लो, वो उस बड़े त्रिभुज ABC के भी समरूप होगा, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ABD के, और त्रिभुज ABC ही समरूप होगा त्रिभुज BDC के, ठीक है। और त्रिभुज ABD भी समरूप है त्रिभुज BDC के। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये छोटे छोटे त्रिभुज भी समरूप हैं, इसके अलावा वो जो बड़ा त्रिभुज है ABC वो इसके साथ भी समरूप है, और वो बड़ा वाला त्रिभुज है वो इसके साथ भी समरूप है। ये तीन प्रॉपर्टी होती है किसी भी समरूपता को शो करने की, अगर समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो, ठीक है। अब अगर कई बार सवाल में क्या होता है, समरूपता तो ठीक है मैंने आपको बता दिया, और समरूप है तो वो प्रॉपर्टी लग जाएगी साइड का रेशो वाली, ठीक है। फिर वो तो हम सवाल में इंप्लीमेंट करेंगे, आपको मैं बताऊंगा अच्छे से डिटेल में। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है, मैं आपको जो चीजें बताना चाहता हूँ वो समझना, जो ज्यादा जरूरी है, ये तो कंसेप्ट है इसका। अगर मान लो ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड डाल दिया, शीर्ष लंब डाल दिया, तो ये वाला एंगल 90 हो गया, ठीक है। और ये नाम दे दिया D पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे कई बार BD की लेंथ पूछेगा कि BD की लंबाई बताइए, ठीक है। तो BD की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, देखो एक त्रिभुज है, ये कौन सा, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में अगर मान लो कई बार ये लेंथ दे देगा 5 और ये लेंथ दे देगा 12, तो ये वाली लेंथ हम पता है पाइथागोरस थ्योरम से ये 13 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से ये ट्रिपलेट से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। या आप इसको मान सकते हो ये 3, आप कुछ भी मान सकते हो जी, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, ये 5 मान लो, ठीक है। तो पाइथागोरियन थ्योरम से ये 3 4 5 अगर साइड दी और हमें पूछ ले BD की लंबाई बताइए, तो पहले एक काम करो, पहले त्रिभुज ABC में देखना, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुना आधार, आधार कितना है उसका BC मतलब 4 दिया है, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 3, ये बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये समरूप है ना इसके भी, BCA के भी, ठीक है। तो अगर दूसरे केस में समझू तो आधार अगर मैं इसको मानूं, क्योंकि 90 डिग्री अब यहाँ बन रहा है, ठीक है, जहां 90 बनता है वो आधार होता है, तो 90 अब कहाँ बन रहा है, त्रिभुज है ना BDC में, BDA में या BCA में देखना। तो अब केस में क्या होगा कि 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है यहाँ पे 5, अब आधार ऐसा है ना, अरे इस त्रिभुज को मैं ऐसा बना दूंगा
तो ये AC यहाँ आ गया अब, और ये B यहाँ चला गया, ये 90 ड्रॉ कर दिया आपने। तो अब ये AC की लेंथ कितनी हो गई 5, हाइट कितनी थी इस पे ये वाली, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना दिया है इसका 5 इंटू हाइट, हमें BD हाइट निकालना है इसकी, BD हाइट। तो हम इसको सोल्व करके आसानी से इसकी हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 4 तिया 12 और 12 और ये 5 आ गया बटे में, तो 12/5 किसकी लेंथ आ गई BD की। तो BD की लेंथ हम इस प्रकार से दो त्रिभुजों का एरिया इक्वेट करके हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी इनकी, जो मैंने आपको सवाल में इंप्लीमेंट कैसे करना है मैंने बता दिया आपको। अब इसके अंदर क्या कई बार क्या होता है कि BD की लेंथ नहीं पूछता है, वो BD स्क्वायर की लेंथ पूछ लेता है कि BD स्क्वायर की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो BD स्क्वायर की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे अगर हमें BD स्क्वायर की लेंथ निकालना है तो BD स्क्वायर की जो लेंथ होगी तो B से D पे चले गए ना हम, देखो B से D पे गए, तो B से D पे चले गए, D पे आ चुके हैं हम, ठीक है। तो D से एक बार A पे जाओ और D से एक बार C पे जाओ, तो D से एक बार A पे गए और D से एक बार C पे गए, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमारा जो है BD स्क्वायर की लेंथ आ जाएगी। ये पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, कई बार वो BC स्क्वायर पूछ लेगा, BC स्क्वायर क्या होगा, तो देखो B से C पे आ गए ना अब हम, अब C से D पे जाओ और इसी C से A पे जाओ, तो C से D पे गए और C से A पे गए, इसी C से D पे और इसी C से A पे गए, सिंपल है। तीसरी प्रॉपर्टी, AB का स्क्वायर पूछ ले या BA का स्क्वायर पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है आपको जो ठीक लगे, BA का स्क्वायर ऐसे पूछ लिया, BA का स्क्वायर। तो अब एक बार A से D पे जाएंगे और एक बार उसी A से C पे जाएंगे, तो AD इंटू AC, ये आप याद रख सकते हैं इस चीज को। त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर अगर एक लाइन इस प्रकार से उसके सेंटर तक ड्रॉ कर दी जाए, AC विकर्ण को बीच से काट दे, तो ये प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। इसके बाद अब हम सीधा क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और आज हमने पूरा इसका कंसेप्ट समझ लिया है। तो क्वेश्चंस जो है वो हम कल की वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। और कल से आप तैयार रहें बिल्कुल, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हम बिल्कुल मैंने बेसिक्स आपको समझा दिया है, सारी वैल्यूज जो है वो मैं एक एक सवाल के अंदर अगर नया कंसेप्ट और जो बच गया होगा तो मैं इसमें आपको याद दिलाता रहूंगा, बताता रहूंगा, तो आप सारे क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ये वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारी सी कमेंट छोड़ दें। तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।